पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइल वापस से रॉयल पैलेस चला जाता है और काइल को जाते हुए बेलरीसा सोचती रहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि काइल आप जहाँ भी जाएं हमेशा खुश रहें, और इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ मेरे प्यारे काइल। काइल वहाँ से चला जाता है और नाइट रॉबिन कहते रहते हैं कि क्या आपने उन्हें अच्छे से अलविदा कह दिया है। यह सुनकर बेलरीसा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि क्या आप उनके साथ नहीं जा रहे। नाइट रॉबिन कहते हैं कि मेरे पास अभी भी कई काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, इसीलिए मैं उन्हें पूरा करने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। बेलरीसा उन्हें चिंतित दिखाई दे रही थी और वो कहते हैं कि आप इस बारे में परेशान हैं। यह सुनकर बेलरीसा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वह इसे महसूस कर लेगा, और वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचती रहती है कि क्या यह सच में मैं ही हूँ। आखिर मुझे इस तरह की बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नाइट रॉबिन अपने हाथ में एक थैली को लेते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे समय में योहानेस का ध्यान रखा, ख्याल रखा और उनकी देखभाल की। यह देखकर बेलरीसा को अजीब सा महसूस होता है और उस थैली को देते हुए नाइट रॉबिन कहते रहते हैं कि यदि संभव हो तो मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि आप अपने वर्तमान निवास से स्थानांतरित हो जाएं। यह सुनकर बेलरीसा सरप्राइज हो जाती है। रॉबिन कहते रहते हैं कि यह सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी उपस्थिति योहानेस के लिए जहर बन जाएगी। यह सुनकर बेलरीसा गुस्सा होते हुए कहती है कि आपको अपनी जुबान पर काबू रखने की समझ होनी चाहिए, है ना। रॉबिन कहता है कि मैं आपकी जान को खतरा नहीं पहुंचा रहा हूँ माय लेडी, ऐसा होता तो मैं आपको यह बात अलग से नहीं बता रहा होता, मैं पहले ही इसका ध्यान रख चुका होता। रॉबिन बेलरीसा को एक छोटी सी बोतल देते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसी दवा है जो कि याददाश्त को कमजोर कर देती है। यह सुनकर बेलरीसा सरप्राइज हो जाती है और सोचती रहती है कि आखिर वह इसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं। रॉबिन उस बोतल को देते हुए बेलरीसा से कहते रहते हैं कि यदि आप इसे स्वीकार कर ले तो मैं इसे इस बात का संकेत समझूंगा कि आप अब योहानेस के जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी, और इसके अलावा यह तो एक ना एक दिन होना ही था। जैसा कि आपने कहा, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही यह सबके लिए अच्छा होगा, और यदि यह आपका भाग्य है तो आप दोनों फिर किसी दिन मिलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और बेला लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ती रहती है और रॉबिन की बातों के बारे में सोचती रहती है। वह कहती रहती है कि वह एक घमंडी कमीना है, और क्या कहा था उसने, यह सिर्फ भाग्य है, मैं इसे कभी नहीं मानने वाली। बेला किताबें पढ़ती रहती है और विचार करती रहती है कि यदि अगर मैं मानव क्षेत्र तक पहुंच सकूं तो मैं फिर से काइल से मिल पाऊंगी, लेकिन यह कैसे होगा, मुझे इस बारे में कोई तो विचार करना ही चाहिए। बेला किताबों में जवाब ढूंढती रहती है और पढ़ती रहती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है और वो थक कर बैठ जाती है। वह गहरी सांस लेते हुए कहती है कि आखिर कोई डीमन किंग को बुला क्यों नहीं रहा है, यह मेरे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। बेलरीसा इस पर विचार करती ही रहती है कि अचानक से वहां पर कोई आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर बेलरीसा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वह एक डीमन किंग है तो वह उससे आसानी से ही निपट लेती है। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा छिपा रखा था और उसके हाथ में खंजर था। उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि वह बेलरीसा को मारने आया है, लेकिन बेलरीसा इससे पीछे हटने वाली नहीं थी और वो अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देती है।
आवाज सुनकर जैनकिन भी जल्दी से वहां पर आ जाता है और वो दरवाजा खोलते हुए परेशान होते हुए कहता है कि माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? बेलरीसा कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह लोग यहाँ पर कैसे आए। बेला और जैनकिन दोनों ही नीचे की ओर जाते हैं और वहाँ का हाल देखकर वह दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वह कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग घायल पड़े थे और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो रखा था। लेकिन ज़ेनबार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो स्माइल करते हुए कहता रहता है कि क्या हमें हमलावर को जीवित रहने देना चाहिए? मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या यही वही आत्मरक्षा है जिसके बारे में प्रिंसेस ने बात की थी। यह सब देखकर बेला परेशान होती है और अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, कम से कम एक को तो जिंदा छोड़िए ताकि हम उससे इस बारे में पूछताछ कर सकें। बेला को एक व्यक्ति हल्का सा हिलते हुए दिखाई देता है और वो उसके पास जाती है और उसके सर को उठाते हुए कहती है कि तो बताओ मुझे, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? जवाब दो। वह व्यक्ति ठीक से कुछ बोल नहीं पाता है और यह देखकर बेला कहती है कि एवर, यहाँ आओ और अपने वशीकरण का मैजिक इस पर करो ताकि यह सब कुछ बता पाए। यह सुनकर एवर जल्दी से आगे आती है और कहती है कि यही वह समय है जब मैं यानी ड्रीम डीमन की जरूरत है। समझ गए ज़ेनबार? और यह सुनकर ज़ेनबार कहता है कि तो जो कायर हमेशा छुपता है वह आगे आ रहा है, क्या बात है। एवर उस व्यक्ति के पास जाती है और उस पर अपने वशीकरण का मैजिक करती है जिससे कि उस पर एवर का जादू हो जाता है और वो सब चीजें कहने लगता है। बेला उससे कहती है कि तो अब मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर तुम्हें किसने हमला करने के लिए भेजा है? और वह व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए इंपीरियल पैलेस ने भेजा है। यह सुनकर एवर कहती है कि अरे बाप रे, आखिर इंपीरियल पैलेस को यह कैसे पता चला? मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार आपने रिसेप्शन रूम को जमा दिया था और शायद ऐसा लगता है कि आकाशीय वाणी बिजली की वजह से आप पकड़ी गई होंगी, इसीलिए ऐसा हुआ है। बेलरीसा उससे कहती है कि मुझे उन लोगों के नाम बताओ और उनमें क्या संबंधताएं हैं ये भी बताओ। और यह सुनकर वह हिलते हिलते बुदबुदाते हुए कहता है कि लोरा, पीटर, हांस। और यह सुनकर बेलरीसा शॉक हो जाती है। वह सोचती रहती है कि यह तो वही लोग हैं जो कि काइल के अधीन हैं और अभी अभी मैंने काइल की वापसी को 6 महीने आगे बढ़ा दिया है और मैंने यही नहीं किया बल्कि अब मैं उसके सहयोगियों को भी मार रही हूँ। क्या सच में ऐसा हो रहा है? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और 1 महीने बाद दिखाया जाता है बेलरीसा लाइब्रेरी में पढ़ रही थी और वह काम में ही लगी हुई थी। एवर और बेरी उसके लिए खाना लेकर आए थे और वो कहते हैं कि माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? बेलरीसा कोई जवाब नहीं देती है और बेरी कहती है कि माय लेडी, आपने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। और एवर कहती रहती है कि माय लेडी, हम आपका पसंदीदा व्यंजन आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। यह देखकर बेरी परेशान होते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर मास्टर है ही नहीं। और पीछे से ज़ेनबार आते हुए रोते हुए कहता है कि अच्छा हुआ उस बदमाश से छुटकारा मिल गया। ज़ेनबार को इस तरह से रोते हुए देखकर एवर कहती है कि अब ज़ेनबार रोना बंद भी करो। और यह देखकर ज़ेनबार कहता है कि मैं रो नहीं रहा, यह बस मेरी आंखों से पसीना निकल रहा है। वह सब इस पर बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से ज़ेनकिन भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि आखिर सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर वहां पर क्या हो रहा है। और
उसे देखकर ज़ेन बार चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही आप एक हाफ डीमन है, लेकिन आप में मानवता का एक भी कण नहीं है। ज़ेन केन कहता है कि क्या आप सब लोग योजना को भूल गए हैं? हमसे अपेक्षा की गई थी कि हम यंग मास्टर को अच्छे से पालन पोषण करने के बाद में उसे मानव क्षेत्र में वापस भेज देंगे। और अब जब यंग मास्टर अपने मानव क्षेत्र में चले गए हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी शर्त को जीत लिया है। और यह सुनकर एवर आश्चर्य से कहती है कि आखिर किस जीत के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन सी जीत? ज़ेन केन कहता रहता है कि यदि आपका सिद्धांत सही होता तो हम उसे इतने पहले ही जाने नहीं देते। और एवर कहती है कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि आपका मतलब यह है कि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर एवर चिल्लाते हुए दरवाजा खोलती है माई लेडी, और वो सभी अंदर आ जाते हैं और बेला को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही थी और एवर कहती है कि माई लेडी क्या आप ठीक तो हैं? और बेला उन्हें देखते हुए कहती है कि क्या सुबह हो भी गई? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और इंपीरियल पैलेस में काइल को दिखाया जाता है, जो कि एक टावर की ओर जाता रहता है और ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। वह वही स्थान था जहाँ पर वह पहले था। वह उस कमरे में आ जाते हैं और रॉबिन कहता रहता है कि अभी के लिए आपको यहीं पर रहना होगा, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी जान लेने का प्रयास किया जा सकता है और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। काइल उस स्थान को देखकर सोचता रहता है कि यह ठीक 10 साल पहले की बात है, और यदि मैं बेला को यहाँ पर लाना चाहता हूँ और अपने साथ रखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने स्थान को स्थापित करना होगा। काइल रॉबिन की ओर पलटता है और कहता है कि मुझे जिस किसी भी चीज की सीखने की जरूरत है उन्हें मेरे पास लेकर आ जाओ। मुझे उन सभी को सीखने की जरूरत है, इसीलिए आप सभी का इंतजाम कीजिए। काइल जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहता था ताकि वह अपने स्थान को स्थापित करके बेला को जल्द से जल्द अपने पास ला सके और हमेशा के लिए उसे अपने पास ही रख सके। बेलरीसा भोजन कक्ष में बैठी रहती है और विचार करती रहती है कि जिस दिन मैंने काइल को वापस भेजा, मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए आखिरी दिन है और मैं उसे आखिरी बार देख रही हूँ। और इसीलिए पिछले महीने मैंने इस स्टोरी को वापस से पढ़ा और देखा कि आखिर मेरे अस्तित्व में इसमें क्या बदलाव आया है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मैंने पिछली बार कहानी को बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ की इतिहास और भूगोल की किताबों को अच्छे से पढ़ा ताकि मैं यहाँ के बारे में और जान पाऊँ। और उनको पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि केवल अस्तित्व में रहकर ही मैंने इसकी काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं। बेलरीसा इस बारे में विचार करती ही रहती है कि अचानक से एवर कहती है कि माई लेडी, आखिर अचानक से ही यंग मास्टर कहाँ पर चले गए। और यह सुनकर बेलरीसा अपनी स्पून को नीचे रख देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि आखिर यह इतना तीखा क्यों है, मुझे जलन महसूस हो रही है। यह सुनकर एवर कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना माई लेडी, मैं इसे दोबारा बनाती हूँ। और बेलरीसा सोचती रहती है कि वैसे भी यह तो होना ही था, लेकिन समय इसे ठीक कर देगा। और वह कहती है कि एवर सभी को इकट्ठा करो, मैं बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ महीने बाद दिखाया जाता है काइल से मिलने के लिए कोई आया हुआ था और वो सोचता रहता है कि क्या सच में क्राउन प्रिंस क्या सच में ऐसी जगह पर रह रहे हैं। वह ऊपर पहुंच जाते हैं और रॉबिन उस दरवाजे को चाबी से खोलता रहता है, जिसे देखकर वह सोचता रहता है कि क्या सच में वह इस जालीदार कमरे में रह रहे हैं।
रॉबिन कहता रहता है कि मैं उन्हें लेकर आ गया योर हाइनेस, और वो कहता है कि ग्रीटिंग योर हाइनेस, और उसे देखकर काइल आश्चर्य से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना। व्हाइट हेयर व्यक्ति अंदर आ जाता है और काइल कहता है बैठ जाइए, और उसे देखकर वह सोचता रहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या सच में यह मेरा छोटा भाई है। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप छुपकर बैठे हुए थे, मैंने उस घटना के बाद में आपको हर एक टावर में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। और काइल उससे कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बेला कहाँ पर है। यह सुनकर जुआन कहता है कि क्या सच में आप मुझे इसे इतनी आसानी से ही बता देंगे। और यह सुनकर प्रिंस काइल सोचते रहते हैं कि मैं जुआन क्रूएल से इस बारे में मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन रॉबिन की निगरानी से बचने का एकमात्र तरीका है, और जुआन ही वह व्यक्ति है जिसे कि बेला पहचानती है, इसीलिए मुझे यह करना ही होगा। और काइल उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को बेला तक और उस हवेली तक पहुँचा दे। कुछ दिनों बाद जुआन वहाँ की खबर लेकर आता है और कहता है कि वहाँ पर हवेली में कोई भी नहीं था। और यह सुनकर काइल शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या सच में मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए, क्या आप सच कह रहे हैं। जुआन कहता रहता है कि यह सच है, मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से कहा और उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। प्रिंस काइल सोचते रहते हैं कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी तो वहीं पर रहता था, आखिर वह सब कहाँ चले गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह कहाँ गई होगी। काइल विचार करता रहता है कि इंपीरियल पैलेस में हर कोई एम्परर की निगरानी में है, और यदि वह वहां पर नहीं है तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, वह मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं सही था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रॉबिन कहते रहते हैं कि आपको अतीत को भूलना ही होगा। उसकी बात को सुनकर काइल सोचता रहता है कि आखिर कैसे उन्हें इस बारे में सब कुछ पता चल गया। रॉबिन अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल को निकालते हुए कहते हैं कि आप इसे पी लीजिए, इसे पीते ही आपको इससे मदद मिलेगी। काइल उसे नहीं पीना चाहता था, लेकिन रॉबिन उसे जबरदस्ती उस दवा को पिलाते हुए कहते हैं कि यदि आप इसे पी लेंगे तो इसे आपको पीने के बाद में बेहतर महसूस होगा, मेरा विश्वास कीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और 3 साल बाद दिखाया जाता है। काइल बड़ा हो जाता है और रॉबिन उनके पास दस्तावेज लाते हुए रॉबिन कहता है कि एम्प्रेस समीक्षा ने इन्हें आपके लिए भेजा है, और काइल कहता है कि ठीक है, इन्हें वहां पर रख दीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उसी वक्त में बताया जाता है हुआ की कैपिटल होपू में, जहाँ पर ज़ेनकीहा कहता रहता है कि लगभग 11,000 वर्ष पहले यहाँ पर एक विशाल युद्ध हुआ था, और वह कहते हैं कि इसके निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या आप इन्हें देखना चाहेंगे। और जो कि ज़ेनकिन के हाथ में है वह और कोई नहीं बल्कि बेरी है, जो कि जादू के उपयोग से सिकुड़ गई है। और ज़ेनबार अचानक से पीछे आते हुए कहता है कि वह बिल्कुल रेत के मैदान का युद्ध ही रहा होगा 1100 साल पहले। और ज़ेनबार की बातों को सुनकर ज़ेनकिन पीछे होते हुए कहता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। और ज़ेनबार कहता है कि तो मैं आपको बता भी नहीं रहा था, मैं किसी और को कह रहा हूँ। और अचानक से वहाँ पर बेलरीसा आ जाती है, जिसे देखकर एवर कहती है कि माय लेडी आप आ गई। और बेलरीसा स्माइल करते हुए कहती है कि आखिर वह कौन था जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ से भाग गया था। एवर अपने हाथों को फैलाते हुए जल्दी से बेला की ओर भागती है और कहती है कि माय लेडी मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। और बेलरीसा उसे रोकते हुए कहती है कि क्या सच में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
बेलरीसा दूसरी ओर देखती रहती है और एवर कहती है कि माय लेडी, क्या आप और कुछ खरीदना चाहेंगी? और बेलरीसा कहती है कि नहीं, मेरे पास कुछ कपड़े तो हैं, लेकिन मैं कुछ स्नैक्स खरीदना ज़रूर चाहूँगी। एक लेडी आवाज़ लगाते हुए कहती है कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर होपा की विशेष चीज़ों को बेच रही हूँ, आओ इन्हें खरीदो। बेलरीसा उसके पास आ जाती है और वहाँ पर कैक्टस को देखकर कहती है कि यह कैक्टस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और शॉप ओनर कहती है कि मिस, आपका यहाँ स्वागत है, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यह एक हुआम गंजंग है जो कि होपू की विशेषताओं में से एक है। होपू में हर घर में इनमें से एक कैक्टस से आवश्यकता के रूप में रखा जाता है। जब यह खिलता है तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अलावा इसे उगाना भले ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब यह सच में खिलता है तो किसी भी व्यक्ति की वह एक इच्छा पूरी हो जाती है जिसे वह पूरी करना चाहता है। यह सुनकर बेलरीसा काइल के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वह हमेशा से उसकी विश को पूरा करना चाहता था। और वो बड़बड़ाते हुए धीरे से कहती रहती है कि काइल देखो, यह इच्छाओं को पूरा कर सकता है। यह सोचकर बेलरीसा सोचती रहती है कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा जुनूनी हो गई हूँ, है ना? और वो कहती है कि ठीक है, मैं इसे ले रही हूँ। और शॉप ओनर लेडी कहती है कि ठीक है, मैं इसे आपके लिए पैक कर देती हूँ। शॉप ओनर लेडी उसे पैक कर देती है और उसे बेला को देते हुए कहती है कि इसे सप्ते में एक दिन पानी दे देना और एक दिन छाया में, एक दिन धूप में रखना, जिससे कि यह खिलता रहेगा। बेलरीसा सोचती है कि अब मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और वो जेनकिन से कहती है कि आखिर यह कौन सा वर्ष चल रहा है। जेनकिन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि माय लेडी, यह 1162 चल रहा है। यह सुनकर बेलरीसा सोचती रहती है कि इसका मतलब जल्द ही 1163 शुरू हो जाएगा और वह समय भी शुरू हो जाएगा जब कहानी की शुरुआत होती है। वह वर्ष आने वाला है जब मैं डीमन लॉक में वापस से लौटने वाली हूँ। और आखिरकार वह समय आ ही गया है जब सब शुरू होने वाला है। वह सामान को जेनकिन को देते हुए कहती है कि आखिरकार वह समय आ ही गया। और जेनकिन कहता है कि किसका समय आ गया, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? और बेला आगे बढ़ते हुए एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हाँ, वह समय आ ही गया जब हमें अब एम्पायर की ओर चलना चाहिए।